नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि चाइना में जो भूभाग है वह चाइना गवर्नमेंट के अधीन में ही होता है। किसान की उपजाऊ भूमि से लेकर घर बनाने के लिए भूमि या कंपनी को स्थापित करने वाली भूमि तक चाइना गवर्नमेंट के अधीन में ही होता है। हमें व्यवसाय करना हो या फिर घर बनाना हो या फिर कंपनी बनाना हो तो लीज पे लेना पड़ता है। इसलिए चाइना में लैंड चाहिए तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। लैंड अगर रेजिडेंशियल पर्पस का हो तो 20 से 70 साल लीज पीरियड का होता है। यानी अगर 20 साल का लीज लिया गया हो तो उसे 20 साल के बाद फिर आप अगले 70 साल तक लीज बढ़ा सकते हैं। इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए और एजुकेशन पर्पस के लिए 50 साल, कमर्शियल पर्पस के लिए 40 साल वहाँ की गवर्नमेंट लैंड लीज पे देती है। एक बार गवर्नमेंट से लैंड लेने के बाद अगर हम उस पर 2 साल तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट फिर से वह ज़मीन वापस ले लेती है। गवर्नमेंट से लैंड लेने के बाद हमें किसी दूसरे व्यक्ति को रेंट पे नहीं दे सकते हैं। तो आप यह सोचते होंगे ऐसा पॉलिसी से क्या लाभ है? लाभ है, अगर ओनरशिप लोगों के साथ रहता तो वो लोग अपनी भूमि किसी दूसरों को रेंट पे देकर बिना किसी मेहनत के पैसे कमा सकते हैं। देश के लिए उनसे कोई लाभ नहीं होता है और ऐसे व्यक्तियों से प्रोडक्टिविटी नहीं रहती है। लैंड प्राइसेस कंट्रोल में नहीं रह सकती हैं। डिमांड रहने पर लैंड प्राइसेस बढ़ते जाएंगे। अगर वही ज़मीन गवर्नमेंट के साथ होगा तो उसका मूल्य गवर्नमेंट के अधीन में ही होगा और एक सामान्य व्यक्ति भी लैंड लीज पे लेकर उसका उपयोग कर सकता है। कहीं पर भी रोड डालना हो या फिर रेलवे ट्रैक डालना हो, कंपनी स्थापित करना हो तो बहुत ही आसानी से यह काम हो सकता है और काम भी अच्छे रफ्तार से और बिना किसी रुकावट के पूर्ण हो जाता है। इसलिए चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कोई देरी नहीं होती है। प्रोजेक्ट चाहे कितना भी बड़ा हो बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाता है। लीज पे आया हुआ रेवेन्यू वहाँ का गवर्नमेंट फिर से लोगों पे ही खर्च करती है। अगर वही हम भारत में देखते हैं तो लैंड ओनरशिप लोगों के साथ ही रहता है, जिसके वजह से जिनके पास भी ज़्यादा ज़मीन होता है वह रेंट पर देकर बिना किसी मेहनत के पैसे कमा सकते हैं। उनके वजह से देश को कोई लाभ नहीं होता है। लैंड प्राइसेस बढ़ते ही जाएंगे। खेती के लिए अगर कोई भूमि खरीदना चाहता है तो समझिए 1 एकड़ ज़मीन 1 करोड़ का होता है तो किसान भूमि कैसे खरीदेगा और कैसे वहाँ फसल उगाएगा? अमीर लोग अमीर होते जाएंगे और गरीब होते जाएंगे। इन्फ्लेशन का जो भार होता है वह रेंट के माध्यम से मिडिल क्लास लोगों पर ही गिरता है। उनके सैलरी में ज़्यादातर रेंट भरने में ही हो जाता है। इस वजह से पैसे सेव नहीं कर पाएंगे। अगर कोई माल बेचने भूमि को करोड़ों में खरीदते हैं तो वह रेंट भी ज़्यादा वसूल करते हैं, जिसके वजह से उनके अंदर बिकने वाली हर एक वस्तु कीमती होती है। अगर कहीं पर भी डेवलपमेंट करना हो, जैसे कंपनी स्थापित करना हो या फिर रास्ते बनाने हो या फिर रेलवे ट्रैक डालना हो तो लैंड एक्विजिशन बहुत मुश्किल होता है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में देरी होती है, जिसके वजह से कंपनियां चाइना जैसी देश चली जाती हैं क्योंकि वहाँ लैंड पाना आसान होता है। कंपनियां अगर चाइना चले जाती हैं तो इंडिया में जॉब्स भी वहाँ चले जाती हैं, लोगों में इनकम भी कम हो जाती है और डेवलपमेंट रेट भी धीमी होती है। इसलिए चाइना बड़ी तेज़ी से डेवलप हुआ और इंडिया नहीं हो पाया। यह एक ही इंडिया डेवलपमेंट धीमी होने का कारण नहीं है, ऐसे और अनेक कारण हैं। दूसरा रीज़न, नो कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन। 1950 में चाइना की आबादी 60 करोड़ थी और भारत 40 करोड़। वही 2018 में चाइना की आबादी 140 करोड़ है तो भारत 135 करोड़ है। 1950 में आबादी जो 20 करोड़ का अंतर था वह 5 करोड़ ही रह गया है। चाइना आबादी को कम करने में जुटा था तो हमारे यहाँ आबादी बढ़ाने में जुटे हुए हैं। सन 1979 में चाइना 1 चाइल्ड पॉलिसी को लेकर आया, जिससे शादी के पश्चात वह कपल का केवल एक ही संतान होना चाहिए। इससे पहले चाइना में 2 चाइल्ड पॉलिसी हुआ करता था, फिर भी आबादी कंट्रोल न होने पर चाइना को स्ट्रिक्टली 1 चाइल्ड पॉलिसी को लेकर आना पड़ा। अगर कोई भी यह पॉलिसी का उल्लंघन करता है तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ता है। अगर आप अपने पूर्वजों को देखेंगे तो आप पहचान सकते हैं कि उनके पास बहुत जायदाद हुआ करता था, लेकिन उनके 5-6 बच्चे रहते थे, जिसके वजह से प्रॉपर्टी डिवाइड होकर घट जाती थी। जैसे जैसे जनरेशन्स बढ़ते गए वैसे वैसे प्रॉपर्टीज़ कम होती गई। इसलिए ज़्यादा बच्चों को पैदा करने के वजह से उनके बच्चों में अभी भी बहुत लोग गरीब हो गए हैं या रह गए हैं। दैनिक रोजगार भी 3 से 4 बच्चों को जन्म देते आए, जिससे उनके पालन पोषण के बाद बचाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचता है। एक दिन की मेहनत की कमाई से बच्चों को भरपेट खाना खिलाना ही मुश्किल होता तो उनको क्या पढ़ाएंगे।
उनको तरक्की के लिए कैसे मदद कर सकते हैं। ऐसे जब बच्चों को पैदा करते हैं और उनका देखभाल नहीं कर पाते हैं तो ये कभी कभी गलत रास्तों में पैसे बनाने की खोज में रहते हैं। इसलिए इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा लोग नहीं हैं। जिनके पास अच्छे आइडियाज़ होते हैं वे भी अपने आइडियाज़ को रियलिटी में बदल नहीं पा रहे हैं और उन्हें कोई ना कोई जॉब करते ही रहना पड़ रहा है। एंटरप्रेन्योर्स ना होने की वजह से ज़्यादा जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही हैं। पॉपुलेशन को कंट्रोल करके चाइना आज तेज़ी से बढ़ रहा है। तीसरा रीज़न एजुकेशन। 1950 में चाइना में लिटरेसी रेट 20% था तो भारत में 18% था। 2015 में यूनेस्को के रिपोर्ट के आधार पर लिटरेसी रेट कुछ ऐसा है। चाइना 96% और भारत 72%। आप यह शीट पे देख सकते हैं। इस रिपोर्ट से हम अनुमान लगा सकते हैं कि चाइना गवर्नमेंट ने लिटरेसी पर कितना जोर दिया होगा। 1970s में चाइना गवर्नमेंट एंटी लिटरेसी कैंपेन बहुत ही भारी स्तर पर चलाया जिसमें सभी को पढ़ाई के लिए उत्तेजित किया गया। चाइना ने संस्कृति में व्यापक परिवर्तन किया लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। तो देखते हैं कि चाइना ने क्या प्रयास किया जो भारत ने अनदेखी की। आप सोचते होंगे ये क्या है, ये एथलीट्स भागने के बजाय क्या लिख रहे हैं। तो दरअसल यह 1952 में PLA स्पोर्ट्स मीटिंग थी और ये चाइना के फौजी रेस में भाग ले रहे थे जिसमें एक अजीब रूल था कि रेस लिखने के बाद ही शुरू कर पाएंगे या फिर उन्हें रुकना पड़ेगा। यहाँ फौजी को सामने वाले बैकपैक पे जो भी लिखा था उसे जुलूस के होने के बाद याद रखना पड़ता था। यहाँ चरवाहे लड़कों ने अपने मवेशियों को खेतों में चरते हुए पढ़ना सीखा। यहाँ लोग कई ट्रुप में बंटकर अशिक्षा के खिलाफ नाटक किए। अभिनेताओं और अभिनेत्रियों ने भी मंच से उतरने के बाद अपना अध्ययन जारी रखा। इस तरह 1970 में ही चाइना की प्रजा को पढ़ाई का महत्व पता चला लेकिन भारत में इस तरह का कैंपेन नहीं हुआ। मिनिमम एजुकेशन को लागू नहीं किया गया। इस वजह से बहुत लोग अनपढ़ रह गए। चाइना को एक और बेनिफिट उनकी भाषा है। हर व्यक्ति चाइनीज़ बात कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक्स, फ़ोन्स और इंटरनेट सभी चाइनीज़ में ही रहता है जिसके वजह से उन्हें ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन भारत में हर जगह एक लैंग्वेज रहता है। उनका मदर टंग एक लैंग्वेज हो तो स्कूल में दूसरे लैंग्वेज में होता है। भारत में पढ़ाई के 16 साल में आधा समय इंग्लिश सीखने में ही हो जाता है। डल स्टूडेंट्स को इंग्लिश एक बैरियर बन जाता है। बचपन में स्कूल में इंग्लिश न समझ आने की वजह से बहुत लोग पढ़ाई बीच में ही रोक रहे थे। अगर भारत में पूरा एक ही लैंग्वेज रहता और वह भी अपना मदर टंग होता तो चाइना की तरह अपने देश में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा रहते थे। चौथा रीज़न पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। 1970s में हमारा देश इमरजेंसी सिचुएशन में रहकर पॉलिटिकल पार्टीज परस्पर झगड़ों में रहते थे। वही समय चाइना अनेक रिफॉर्म्स लेकर आगे बढ़ रहा था। एक डेवलपिंग कंट्री अगर डेवलप होना चाहता है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरत है। चाइना में भी वही हुआ। वहाँ केवल एक ही पार्टी रहता है, उसके वजह से वहाँ के नेता अपना फोकस इलेक्शन में जीतने के बजाय लोगों की अच्छाई पर फोकस करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पॉलिटिकल लीडर्स जीतने के बाद इलेक्शंस पर खर्च किया हुआ पैसा किस तरह फिर वापस कमाएं, नेक्स्ट इलेक्शंस में कैसे जीतें, इसी पर फोकस करते हैं और लोगों की परवाह नहीं करते हैं। हर साल कोई ना कोई स्टेट में इलेक्शंस होते ही हैं। पूरे देश में इलेक्शन फीवर रहता ही है। नई पार्टी आती है और जाती है। जो भी पार्टी आती है कुछ ना कुछ तो खाती है। तो एक नेशन पूरी तरह डेवलप होना हो तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरत है। पांचवा रीज़न टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। चाइना में अगर कोई बाहर की कंपनी आती है तो उसे किसी लोकल कंपनी से टाई अप होकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर बिजनेस करना होता है। चाइना में रूल्स ऐसे ही होते हैं जिसके वजह से हर एक कंपनी का एक कॉपी होता है। फेसबुक का कॉपी रनरन, व्हाट्सएप का कॉपी वीचैट, ट्विटर का कॉपी सीना वीबो, ऊबर का कॉपी दीदी, गूगल का कॉपी बैडू। ऐसे चाइना के हर वेस्टर्न देश के प्रोडक्ट्स का नकल बनाते हैं। उनके कंपनीज के भी फिर से वे खुद नकल बनाते हैं। उनके बेनिफिट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। चाइना में डोमेस्टिक कंपनीज को गवर्नमेंट बहुत प्रोटेक्ट करती है, इसलिए वहाँ फेसबुक, गूगल, ट्विटर, यूट्यूब सभी बैंड हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ मॉरल्स और एथिक्स ज़्यादा होते हैं। एटलीस्ट गवर्नमेंट लोकल कंपनीज को सपोर्ट करना चाहिए लेकिन नहीं करती। सिक्स्थ रीज़न रिजर्वेशन। चाइना में डिजर्विंग कैंडिडेट्स को जॉब देते हैं तो भारत में रिजर्व्ड कैटेगरी को देने में जुटा है।
उदाहरण के लिए एक कैंडिडेट को 90% मार्क्स आते हैं लेकिन उसे आईआईटी में सीट नहीं मिलता है। दूसरी ओर एक व्यक्ति को 70% मार्क्स आते हैं तो उसे आसानी से सीट मिल जाता है। जो बहुत मेहनत करता है उसे जॉब नहीं मिलता है, लेकिन दूसरी ओर जो पढ़ाई ठीक से नहीं करता है उसको सरकारी नौकरी लग जाती है। रीज़न रिजर्वेशन। यही वजह है जिसके वजह से डिजर्विंग अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स अमेरिका, यूके और कई डेवलप्ड नेशंस चले जा रहे हैं और उस देश की तरक्की में हाथ बटा रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसको इस वीडियो के माध्यम से बताना मुश्किल है, लेकिन भारत को यह सोचने का वक्त है कि क्या कर हम भारत में अच्छे रिफॉर्म्स लेकर आ सकते हैं। मेरे मन में आए थोड़े आइडियाज़ मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। यह सिर्फ मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं। नंबर 1, लैंड प्राइसेस को गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो ज़मीन के दाम लोगों की मर्ज़ी से बढ़ते चले जाएंगे। जो गरीब अपने लिए रहने के लिए एक छोटी सी जगह खरीदने का सपना रखता है वह सपना ही रह जाएगा। रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ में लैंड रेट्स रेगुलेट करना चाहिए। इससे साधारण आदमी भी ज़मीन खरीद सकेगा, कंपनी स्थापित कर पाएगा। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति 50 लाख में कंपनी स्टार्ट करना चाहता है लेकिन ज़मीन में ही 1 करोड़ होगा तो वह ज़मीन कैसे खरीदेगा, कैसे बिल्डिंग बनाएगा, स्टाफ को सैलरी कैसे देगा। 2, गवर्नमेंट को 1 चाइल्ड या 2 चाइल्ड पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करना है। जो यह पॉलिसी फॉलो होते हैं उनको इंसेंटिव्स देना चाहिए, जैसे 2 बच्चों का एजुकेशन फ्री या सब्सिडी देना और दोनों बच्चों को पौष्टिक आहार का राशन देना, क्योंकि गवर्नमेंट एवरेज में हर सिटीज़न के लिए बड़ा होने तक 10 से 15 लाख का खर्च करती है। 3, स्किल बढ़ाना। जैसे एक किसान है जिसके पास 1 एकड़ की ज़मीन है तो उसे क्या ट्रेनिंग देकर उसकी इनकम को बढ़ा सकती है। या एक रोज़गार है जो ईंट उठाने का ही काम आता है, तो वैसे रोज़गार का इनकम बढ़ाने की कौन से स्किल की ट्रेनिंग देने पर ऐसे रोज़गार थोड़ा ज़्यादा कमा सकते हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसे मुफ्त में 2000 से 3000 पैसे मिले। मेरा तात्पर्य यह है कि उसे पैसे मुफ्त में देने के बदले कमाना सिखाएं, जिससे उसकी नई पीढ़ी गरीब न रह जाए। गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स को खोलना चाहिए। उससे लोग खुद सोचकर अपनी इच्छा से नया स्किल सीख कर डेवलप हो सकते हैं। 4, गवर्नमेंट देश के हर नागरिक को हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाहिए। आज अगर कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो धनवान होकर भी हॉस्पिटल बिल्स से पीड़ित हैं। हॉस्पिटल के बिल्स के वजह से लोगों को गरीब बनने से गवर्नमेंट बचाएं। 5, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस और इन्वेस्ट करे। हर गांव का एक R&D लैब होना चाहिए। जिन विद्यार्थियों में R&D करने का शौक़ है या उनमें हुनर है उनको वहां जाकर काम कर और सीखने का मौका मिलना चाहिए। रिसर्च में जो वस्तु उत्पन्न होती है गवर्नमेंट उसे खरीद कर बेचने में मदद करना चाहिए। स्टार्टअप्स को जल्दी लोन मिलने में मदद करना चाहिए। 6, किसानों को नई फसल उगाने या नई टेक्निक जैसे वर्टिकल फार्मिंग करने में ट्रेनिंग देनी चाहिए। किसानों को आत्महत्या करने से रोकने के लिए गवर्नमेंट खुद उनकी फसल खरीदें और देश और विदेश में मार्केटिंग करें। विदेशों में जो फसल की ज़्यादा डिमांड हो वह फसल उगाने में किसान की मदद करें, तभी हमारे देश में किसानों की ज़िंदगी में अच्छा बदलाव आएगा। 7, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन को कैश बेस से बदलकर टैलेंट और इनकम के बेस पर लागू करना चाहिए। जिस तरह हर कॉर्पोरेट्स में अप्रेजल सिस्टम रहता है जहां उन्हें कई मैंडेटरी एग्जाम्स या सर्टिफिकेशंस करने पड़ते हैं, उसी तरह पॉलिटिकल लीडर्स को चुनाव में भाग लेने के लिए एग्ज़ाम्स रहना चाहिए। एग्ज़ाम्स में जो उत्तीर्ण होते हैं उन्हें ही इलेक्शंस में कंटेस्ट करने का मौका देना चाहिए। इससे पॉलिटिक्स में भी अच्छे बदलाव आएंगे और देश की भी तरक्की होगी। जब यह बदलाव आएगा तो भारत डेवलप्ड नेशन ज़रूर बनेगा। भारत में बनाए या भारत नागरिकों में एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित करने के लिए उनको स्टेबल होने तक टैक्स हटाना चाहिए या सब्सिडी देना चाहिए। अब इस कोविड सिचुएशन में अगर हमारी सरकार कुछ ऐसे अच्छे विधानों को लेकर आएगी तो भारत की प्रगति का 5 साल में दुगनी से चौगुनी होने की संभावना है। यह बस मेरे व्यक्तिगत विचार हैं और हो सकता है कि मेरे कुछ विचारों से आप सहमत नहीं हो सके, पर आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छे टॉपिक्स लेकर आते रहूँगा। जय हिंद।